बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92@8 के साथ मैं हूं शाहिद रैन। नाजरीन, 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बाद इस वक्त हुकूमत बनाने और सियासी जोड़ तोड़ का खेल जारी है। लेकिन 8 फरवरी के आम इंतखाबात के अगर नताइज को देखते हैं तो माजी के इंतखाबात को सामने रखते हुए अगर 85 के गैर जमाती जो इंतखाबात थे उनके बाद कहा जाए पहली मरतबा आज़ाद उम्मीदवारों की एक बहुत बड़ी तादाद इस बार कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली खासकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नजर आई है तो गलत नहीं होगा। और इन आज़ाद अराकीन की किस्मत का फैसला हल्फ उठाने के 3 दिन के बाद जब वो अपनी किस्मत का सियासी फैसला करेंगे, आइन और कानून के तहत उन्हें एक मौका दिया जाएगा कि वो 3 रोज तक अपनी किस्मत का जो भी फैसला करते हैं वो किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं या फिर वो इंडिपेंडेंट रहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती है कि ये जो इंडिपेंडेंट्स हैं ये उनके हैं या नहीं, इस क्लेम को अभी साबित होना नेशनल असेंबली के फ्लोर पर और प्रोविंशियल असेंबलीज के फ्लोर पर रहता है। लेकिन इन आम इंतखाबात के बाद जो सूरत हाल इस वक्त है, लाजमी सी बात है तमाम सियासी जमातों ने जोड़ तोड़ करनी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जिसे कहते हैं आधी अधूरी जो है विक्ट्री स्पीच भी कर दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मिला जुला सा रद्द अमल आया है, राब्ते अपनी जगह पे जारी हैं। बिलावल ने इस विक्ट्री स्पीच को कबल अज वक्त करार दिया, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इन इंतखाबात पर जो है अवाम और सियासी क़यादत के नाम एक पैगाम दिया है और जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं तमाम जमातों के, चाहे वो आज़ाद हों या सियासी लोग हों, उन्हें जो है उन्होंने मुबारकबाद दी है और उन्होंने साथ में इस बात का भी इजहार किया है कि सियासी जमातें भी पुख्तगी का मुजाहरा करेंगी और अवाम ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी है उस जिम्मेदारी को वो पूरी तरह करने में कामयाब होंगे और कानून नाफिज करने वालों के इदारों, गवर्नमेंट, मीडिया, अदलिया और इंतज़ामिया जो भी जिनका रोल था वो सब उन्होंने उसको सराहा है और इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि ये इंतखाबात सियासी और माशी इस्तेहकाम लाएं और प्यारे पाकिस्तान के लिए अमन और खुशहाली का मरकज साबित हों। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये स्टेटमेंट ISPR के थ्रू जारी हुआ। सियासी तौर पर पार्टी पोजीशंस क्या हैं उस पर जाने से पहले एक बहुत अहम बात नाज़रीन करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में इंतखाबात इससे कबल भी हुए, इंतखाबात के नतीजे में एहतजाज भी सियासी जमातों के हुए हैं। ये कोई पहली बार नहीं है, लेकिन अब भी वही सिलसिला जारी है। लेकिन एक जिम्मेदारी जो सियासी क़यादत पर, सियासी जमातों पर और उम्मीदवारों पर आयद होती है कि इंतखाबी नताइज पर जहां जहां भी उन्हें बेज़ाब्तगियां नजर आती हैं उसके लिए कानूनी रास्ते को इख्तियार किया जाए, बजाय इसके कि एहतजाज कहीं पर ऐसा पुरतशद्दुद हो जो अवामी अमलाक को या अवाम को नुकसान पहुंचाए। उसके लिए इस वक्त मुल्क मुतअम्मल नहीं हो सकता। जो ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन है कानूनी तौर पर उसे लिया जाए, जो बेज़ाब्तगियां हैं उन्हें अदालतों में साबित किया जाए ताकि उन्हें अदालतों से या कानूनी तरीके से रिलीफ मिले और अगर उनके साथ कोई नाइंसाफी या तलफी हुई है वो खत्म हो सके। आज जो भी सियासी सूरत हाल इस वक्त तक बनी है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो पैनल होगा, उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी भी हैं और चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो हमारे साथ होंगे। इरशाद अहमद आरिफ साहब एडिटर हैं, ग्रुप एडिटर 92 लाहौर से, वो हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर इफनानुल्लाह हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी और MQM से हैदर अब्बास रिजवी हमें जो है ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त की सूबों की सूरत हाल है अगर वो आपके सामने रखना चाहूं तो सूबों की सूरत हाल में पंजाब में 295 हलकों के जो है ऑफिशियल रिजल्ट्स आ चुके हैं। उसमें तकरीबन 138 के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीड कर रही है पंजाब में और 136 इंडिपेंडेंट्स हैं। इस्तेहकाम पार्टी के पास 1, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 8, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया 1, पीपल्स पार्टी 10 और तहरीक लब्बैक जो है वो 1 नशिस्त जीती है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंफर्ट जोन में नजर आती है, 84 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। MQM के पास 8 हैं, आज़ाद उम्मीदवार वहां भी 14 के करीब हैं, जमात इस्लामी के पास 2 हैं। खैबर पख्तूनख्वा वहां पर जो सूरत हाल है उसमें 91 सीटें जो है वो इंडिपेंडेंट्स के पास हैं। JUI दूसरे नंबर पर है 7 सीटों के साथ, मुस्लिम लीग नून 5, पीपल्स पार्टी 4, जमात इस्लामी 3, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन और ANP 1 नशिस्त जीती हैं। बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस 11, JUI फे तकरीबन 10, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 9 और 6 नशस्तों पर वहां भी आज़ाद उम्मीदवार हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4, नेशनल पार्टी 3, अवामी नेशनल पार्टी 2, BNP अवामी, जमात इस्लामी और हक दो तहरीक 1 नशस्त। जमात इस्लामी ने जिसे कहते हैं अपसेट किया है जाफराबाद में और हक दो तहरीक ने अपसेट किया है ग्वादर में। ये रिजल्ट्स अभी तक सूबों के लेवल के हैं। अगर मरकज के लेवल की बात करते हैं तो 100 के करीब इंडिपेंडेंट्स हैं। उसके बारे में 92 के बारे में ये क्लेम है कि ये PTI बैक्ड हैं और तकरीबन 75 के लगभग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 50+ पे है। इस वक्त क्या सूरत हाल बनती है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी स्पीच कर दी,
हुकूमत बनाने की दावत उन्होंने दी पीडीएम की जमातों को। इब्तदा में उन्होंने आज़ाद उम्मीदवारों की बात की, लेकिन उसके बाद नहीं की। उमर अयूब हमारे साथ हैं। उमर साहब, मैंने कहा जो स्ट्रेंथ आपके सामने रखी, मैंने कहा सबसे पहले आपसे क्लैरिटी चाहूँ कि 100 हमारे पास इंडिपेंडेंट्स हैं। हमें यह बताया जाता है, हमारे सामने जो आदाद शुमार हैं, कि 92 बैक्ड बाय पीटीआई हैं, कुछ 7-8 के करीब वैसे नॉर्मल इंडिपेंडेंट्स हैं। एक्चुअल नंबर आपके पास क्या है नेशनल असेंबली का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम पे मदऊ किया। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि फेडरल गवर्नमेंट में और सूबे में हम लोग गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। जो इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने या इन लोगों ने, मुस्लिम लीग नून ने, इनकी 40 सीटें आई हैं। इसके अलावा जो ये फोर्सफुल आप समझें कि रिटर्निंग ऑफिसर्स को ज़दोकोप करके और फॉर्म 45 के ऊपर जो फॉर्म 47 होता है, जो बेसिकली एक समरी होती है, वो गलत बिना पे फॉर्म 47 बना के, कच्ची रिसीट जिसको आप कह सकते हैं, वो गलत उन्होंने बना के और वो डिक्लेयर कर रहे हैं। ये सारे के सारे रिवर्स होंगे। और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ये कहता हूं कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स और जो डिप्टी कमिश्नर जो लोग ये कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग FIRs करेंगे और उनको जेल होगी इंशाअल्लाह ताला। वो सर्विस से उनको निकाला जाएगा क्योंकि वो परजरी कमिट कर रहे हैं। नंबर एक, वो गलत अंडर ओथ कर रहे हैं और उनका ताक़ुब हम लोग कानूनी तौर पे पूरी तरह करेंगे, जितने भी ये ब्यूरोक्रेट्स या जो रिटर्निंग अफसरान है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो अहम बात है कि हमारी ये सारी की सारी सीट्स जो ये लेके इधर उधर मतलब रिजल्ट्स ऊपर करना चाहते हैं, ख्वाजा आसिफ को उसको शर्म आनी चाहिए कि उस्मान डार साहब की वालदा से वो 40,000 से लूज किए। उमर अगर एक सवाल आगे के वे फॉरवर्ड की बात करें, चूंकि वो जो आपके लिटिगेशंस हैं, आपकी जो चीजें हैं, वो लाजमी सी बात है कोर्ट ऑफ लॉ में या ट्रिब्यूनल्स में ही डिसाइड हो सकती हैं। उसे मैं और आप प्रोग्राम में बहस करेंगे, घंटा खत्म हो जाएगा, रिजल्ट नहीं निकलेगा। जरा वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। चलें, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लिया कि 100 सीटें आपके पास इस वक्त हैं, तमाम जो 100 इंडिपेंडेंट्स हैं वो आपके हैं। गोल्डन नंबर है 169 का, रिजर्व सीट्स आपको मिल नहीं सकती। फेडरल में गवर्नमेंट उमर अयूब या उनकी जमात कैसे बनाएगी? ये तो आप कहते हैं नहीं मिल सकती ना, वो तो हमारा काम है निकालना। इंशाल्लाह आप देखिएगा, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। वो तो हम लोग निकालेंगे और आप देखेंगे इंशाल्लाह होगा। गवर्नमेंट पीटीआई बनाएगी, 40 वाले नहीं बना सकते हैं, जो उल्टा लटक जाए 40 वाला नहीं बना सकते। अच्छा उमर एक सवाल आपसे ये इसलिए करूंगा चूंकि मैंने जरा सी कोशिश की कि बात की जाए बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि अनटिल और अनलेस सुप्रीम कोर्ट से जो आपकी नजरसानी की अपील है वहां से कोई रिलीफ नहीं मिलता। लेजिस्लेशन ब्रांच जो है नेशनल असेंबली की या ECP के जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि हर सियासी जमात, इवन वो जो आपका ऑप्शन डिस्कस हो रहा है कि मजलिस वादत मुस्लिमीन या किसी और जमात को ज्वाइन कर लें तो फिर उन्हें वो नंबर्स मिल जाएंगे। मुझे ये बताया जा रहा है कि मखसूस निशस्तों की जो फहरिस्तें हैं वो हर सियासी जमात पहले दे चुकी है। सबसे पहली बात यह जी कि हर कोई जो तज्जियाकार या जो लोग हैं सियासी पंडित, वो तो कहते थे कि जी ढोल धमाका करते थे कि तहरीक इंसाफ खत्म हो गई, तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट नहीं होगा, तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए कोई नहीं होगा। 2500 से ज्यादा हमारे एप्लीकेंट्स थे, सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे सीटें हमने ज्यादा ली और हमारा कोई सिंबल नहीं था, तब भी हम लोग आए हैं और यहाँ पे भी हम लोग रब के हुक्म के साथ और अपनी फाउंडर चेयरमैन और वजीर आजम इमरान खान साहब के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हम लोग एक्ट करेंगे और प्रूव करके दिखाएंगे इंशाल्लाह कि हुकूमत कैसी बनती है और होती कैसी है। ठीक, उमर आप मेरे साथ ही रहिएगा। इरशाद आरिफ साहब भी मेरे साथ हैं, ग्रुप एडिटर हैं 92 के। मैं चाहूंगा इरशाद साहब अपना भी कमेंट जो करना चाहें करें और अगर उमर से कोई सवाल पूछना चाहें, क्योंकि इरशाद साहब इज अ मच सीनियर देन मी और बहुत चीजों पर गहरी नजर रखते हैं। इरशाद साहब फ्लोर आपके लिए अपने पॉइंट के लिए भी ओपन है और अगर उमर से आप कोई चीज पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं। उमर साहब ये फरमाएं, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, अगर आप लिटिगेशन में ज़ाहिर जा रहे हैं या जो ROs हैं वहाँ लोगों ने धरने दिए हुए हैं, कई जगह पे फ़ाइट कर रहे हैं कि जी हमारे रिज़ल्ट डिक्लेयर किए जाएँ और दुरुस्त रिज़ल्ट है, बहरहाल इसमें ताख़ीर होगी तो क्या कैसे हो सकता है कि एक मुकर्रर तारीख़ तक अगर असम्बली का इजलास बुला लिया जाता है, आपके बकौल अगर एक तरफा रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, तो फिर कौन सा आपके पास वो रास्ता है जिसकी वजह से आप अपनी अक्सरियत जो है, क्योंकि आप पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठना चाहते, MQM आपके साथ नहीं बैठना चाहती, तो अपनी मौजूदा स्ट्रेंथ पे जो डिक्लेयर्ड स्ट्रेंथ होगी ज़ाहिर मानी तो वही जाएगी, आप हुकूमत तश्कील दे सकें या उससे पहले जो रिज़र्व सीट्स हैं वो आप ले सकें, वो क्या तरीक़ा कानूनी तरीका होगा और क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी?
जी उमर इरशाद साहब, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहली बात तो ये है कि आप देखेंगे कि जितने ये इन्होंने गैर कानूनी तौर पे फॉर्म 47 को चेंज किया है, ये बहुत जल्द रिवर्स हो जाएंगे। उसकी कानूनी वजह है नहीं, वो कर ही नहीं सकते हैं। नंबर एक, मैलिफाइड इंटेंशंस के साथ किए हैं, बंदूक कनपट्टी पे रख के, मतलब फिगरेटिवली स्पीकिंग, और मतलब वो रिवर्स हो जाएंगे एकदम। नंबर एक। नंबर दो, और ये एक दो आप देखेंगे कि रूलिंग्स आ जाएंगी कोर्ट्स की, सबके सब आउट, और हमारे ही बंदे अंदर होंगे इंशाल्लाह ताला असेंबलीज के अंदर। ये ख्वाजा आसिफ हो गए, ये बाकी जो लोग हो गए, जो मियां नवाज शरीफ साहब हो गए या शहबाज शरीफ साहब हो गए, ये जो हारे हुए हैं, ये सारे के सारे बाहर होंगे, हमारे लोग अंदर होंगे। नंबर एक। नंबर दो बात यह है कि टाइम फ्रेम असेंबलीज के अंदर आने का, और हमारे अपने जिस वक्त वज़ीर आज़म का इलेक्शन हो रहा होगा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का, उस वक्त हमारी स्ट्रेंथ पूरी होगी और हम लोग करेंगे। और इसी तरह ख़वातीन की स्ट्रेंथ कैसे करना है वो हमारा हेडेक है, वो तरीक़ेकार हमें आता है, जैसे कि हमने इलेक्शन लड़ा हुआ है। और हम इंशाल्लाह ताला हम लोग करेंगे बज़ाते खुद। ये मेरा तकरीबन 7वां 8वां इलेक्शन है, पार्लियामेंट में भी रह चुका हूँ, हमारे बाकी साथी सारे के सारे एक्सपीरियंस्ड हैं। और जिस तरह मैं फिर रिपीट करता हूँ, लोगों ने तो हमें राइट ऑफ किया हुआ था, प्रूफ करके दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और आए हैं हम लोग असेंबली में। उमर एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूंगा। जो भी चीजें इलेक्शन से पहले हुई, प्री इलेक्शन, आपने उस पर अपना एहतजाज भी किया, एक नैरेटिव भी बनाया। 8th के हवाले से, 8 फैब के हवाले से भी आपके बड़े खदशात थे। जो भी चीजें बेजाब्तगियां हुई, इरशाद साहब भी मौजूद थे, हम भी मौजूद थे, रिपोर्ट होती रही, लेकिन इलेक्शन डे पर 8 बजे से 5 बजे तक कोई ऐसी मुनज़्ज़म धांधली की शिकायत आपको एज अ पार्टी रहनुमा आई? बहुत ज्यादा आई है, क्यों नहीं आई है। मतलब आप ये देखें, जरताज गुल साहिबा के हल्के में देखें, जगह जगह पे देखें, जो आपके पोलिंग एजेंट्स हमारे अंदर नहीं बैठने दे रहे थे, वहां पे हमें फॉर्म्स नहीं दे रहे थे। आपका फॉर्म 45 जो है, जगह जगह पे वो कह रहे थे कि जी हमारे पास फॉर्म 45 नहीं है। ये तो सारा का सारा नहीं, मैं कह रहा हूं 9 to 5 की जो एक कहा जाता है, 9 to 5 की बात कर रहा हूं मैं। उसके मतलब आपका फॉर्म 45 इमीडिएटली, फॉर्म 45 जिस वक्त आप सुबह आते हैं, हमने अपने लोगों को ट्रेन किया हुआ था कि आपने पूछना है, जित कानून कहता है इलेक्शन एक्ट कि जितने आपके उम्मीदवारान होंगे उतने ही आपके पास फॉर्म 45 होने चाहिए। बहुत सारी जगहों में ये शिकायतें आई हैं। आपके पोलिंग बक्से जो हैं वो उठा के लेके गए थे लोग, हमारे पोलिंग एजेंट्स को बहुत जगहों में नहीं बैठने दिया। बिल्कुल ठीक। उमर एक मिनट हमारे साथ ही रहिएगा। सेनेटर इफनानुल्लाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, वो भी शरीक गुफ्तगू हो चुके हैं। सेनेटर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो स्पीच की, गो के बहुत से लोग उसे विक्ट्री स्पीच कहते हैं, उस वक्त तक रिजल्ट्स पूरे नहीं हुए थे, अभी भी रिजल्ट्स 10-12 रहते हैं, और बहुत से लोगों का ख्याल है 60-70 सीटों के साथ ये स्पीच नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो नताइज हैं वो सरप्राइज हैं, अपसेट हैं, या अप टू द स्टैंडर्ड्स हैं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जो है वो दोबारा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बन गई है। इसके ऊपर हम तमाम अपने जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको मुबारकबाद पेश करेंगे। और हमने मियां नवाज शरीफ साहब ने जो स्पीच की है वो इलेक्शन उस वक्त तक 80% 70% रिज़ल्ट आ चुके थे, और आपको ट्रेंड्स वाज़े तौर पर नज़र आ गए थे कि विफाक में, पंजाब में और बलूचिस्तान में इंशाल्लाह हम हुकूमत बना लेंगे, क्योंकि हमारी प्रेजेंस जो है वो इन सूबों में सिग्निफिकेंट है। पंजाब में हम अकेले हुकूमत बना लेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है किसी भी किस्म की सपोर्ट की। 144 हमारी सीटें हम जीत चुके हैं, और इंडिपेंडेंट तकरीबन जो नॉन पीटीआई इंडिपेंडेंट हैं वो कोई तकरीबन 25 के करीब है। तो वो पाँच हमें इंडिपेंडेंट अगर मिल जाएंगे, जो कि हमें मिल रहे, सारे हम आने के लिए तैयार हैं सूबाई असम्बली के, तो वो हम आराम से हुकूमत वहाँ पे सिंगल पार्टी बन जाएगी। जहाँ तक मामला है बलूचिस्तान का, उसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। वहाँ पे जो है हमने 9 सीटें जीती हैं, और तकरीबन 1-2 रिजल्ट रहते हैं, तो हम वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टीज़ हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह कोएलिशन गवर्नमेंट होगी, लेकिन वहाँ पे भी हम सिग्निफिकेंट हमारा रोल होगा। जहाँ तक विफाक की बात है, हमने इस वक्त जो हमारी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक हम लोग तकरीबन 85 से ऊपर हैं। जो आज़ाद उम्मीदवार, जो हमारे जो बहुत सारे ऐसे आज़ाद उम्मीदवार हैं जहाँ पे हमने हल्के खोल दिए थे, हमने अपने सिंबल अलॉट नहीं किए थे, और हमने कहा था कि जो भी आपस में कर लें, और whoever will join। 7 से 8 लोग होंगे, वो इससे ज्यादा नहीं है। इफनान साहब,
नहीं, 7 से 8 नहीं है, 12 बंदों का तो मेरे पास नाम मौजूद है। 2 जो हैं वो पख्तूनख्वा में भी हैं। अच्छा, 12 इंडिपेंडेंट्स के आपसे राब्ते मौजूद हैं? जो 12 लोग राब्ते नहीं है, ये हैं ये वो लोग, जैसे बैरिस्टर अकील हो गया, राजा खुर्रम हो गया, मौज़म कालू हो गया, मोहम्मद इदरीस हो गया, ये सारे हमारे जो है इनसे हमारी ये भी आप आना शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर में। आपको जो है ये इनके बयानात के ये हमारे साथ इनके साथ ऑलरेडी मामला था प्री इलेक्शन, तो हम जो है इनको इंशाल्लाह इनको PMLN ये लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो हम हमारी कोशिश ये है कि हम जितने इंडिपेंडेंट्स अपने साथ कर सकते हैं करके, और फिर जो कोalition में जो लोग हैं उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है, और आने वाले दिनों में मामला ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इस बात की बड़ी इम्कान मौजूद है कि वफाक में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा। चलें, आप अफनान एक छोटी सी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो आपके कमेंट पर चाहूंगा इरशाद आरिफ साहब से कमेंट लूं ब्रेक के बाद। नाज़रीन लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले आपने सेनेटर इफनानुल्लाह और उमर अयूब साहब की गुफ्तगू सुनी। इरशाद साहब ने भी एक भारी भरकम सवाल उमर अयूब साहब से किया। इरशाद आरिफ साहब चूंकि एडिटर हैं और हम रिपोर्टर्स जब एडिटर्स के सामने खबर रखते हैं तो वो हमसे हमारे ज़राए हमेशा पूछते हैं खबर की तस्दीक के लिए और फिर उसको परख कर उसका फैसला करते हैं। 2 सियासी रहनुमाओं के दावे अपनी अपनी जगह पर हैं। मुझे बहैसियत मॉडरेटर ज़राए पूछने पर तसल्ली नहीं हो पा रही, लेकिन इरशाद आरिफ साहब चूंकि एक एडिटर की निगाह रखते हैं, मैं उनके सामने ये सवाल रखूंगा। इरशाद साहब, दोनों के ये क्लेम्स हैं कि मरकज और पंजाब में वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं, लेकिन वो जो ज़राए हैं वो मुझे पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। आप बतौर एडिटर सीनियर उस पर क्या राय रखते हैं? आपको लगता है कि दोनों अपने क्लेम को फुलफिल कर पाएंगे? मुझे लगता है कि दोनों बगैर इत्यादियों के कुछ नहीं कर सकते। देखिए, जो इस वक्त मेरा कंसर्न है इससे पहले, हुकूमत साजी से पहले, वो ये है कि आज 3 दिन गुजर गए हैं इलेक्शंस को और चौथा दिन शुरू हो गया है। 5 बजे शाम जब टाइम ख़त्म हुआ तो उसके बाद चौथा दिन शुरू हो गया। अभी तक 13 या 12 सीटों के रिज़ल्ट्स कौमी असम्बली पे नहीं आ सके, और ये इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया था कि उसी शाम रात 2 बजे रिज़ल्ट मुकम्मल हो जाएंगे। एक बात, जितनी बड़ी तादाद में आज मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में और इलेक्शन कमीशन के पास और आरओज़ के पास दरख्वास्तें आई हैं, उससे भी अंदाज़ा हो सकता है कि इस इलेक्शन में किस कदर मिसमैनेजमेंट थी और किस तरीके से। और ये जो आप बात कर रहे हैं एहतजाज की, सवाल ये है कि इस एहतजाज जो लोग कर रहे हैं उसकी वजह क्या है? वजह ये नहीं है कि जी एक आदमी हार गया है और वो मुसर है कि जी मुझे जितवाया जाए। वजह ये है कि एक आदमी के पास वो जो फार्म 45 है वो जीता हुआ है और वो उसको रिज़ल्ट नहीं दिया जा रहा या उसका रिज़ल्ट तब्दील कर दिया गया है। मतलब है 45 और 47 के फार्म में अगर 10,000, 20,000, 50,000 हज़ार का फ़र्क निकल आएगा तो वो लोग क्या करेंगे? यानी ये अच्छा तरीका है इलेक्शन कमीशन का या आरओज़ का कि वो जनाब एक तस्दीक शुदा चीज़ होती है फार्म 5, वो उस पर प्रिजाइडिंग अफसर दस्तखत करके एक बंदे को पकड़ा रहा है, वो नतीजा, और उसके बाद आरओ ऑफिस में जाके एक 47 जो है एक नया फार्म जारी कर दिया जाता है, जिसमें मतलब आप भी बैठे थे, हम भी बैठे थे। जब रात को हम 3 बजे उठे हैं तो उस वक्त ख्वाजा साहब की और रेहाना बीबी की, रेहाना डार की लीड जो मार्जिन जो था वो 50,000 वोटों का था, तो और बाकी 10 या 15% रिज़ल्ट रह गए थे। ये 10-15% रिज़ल्ट्स में 50,000 का फ़र्क किस तरह दूर किया जा सकता है? तो इस वजह से ये मामला हो रहा है, ताख़ीर हो रही है। एक बात। दूसरे जो ये तो सारी इरशाद साहब ये जो चीजें हैं ये हम मेंशन भी करते आ रहे हैं, तकरीबन 10 के करीब हल्के मेरे पास हैं जो चैलेंज हो चुके हैं, लेकिन मेरा वो सवाल जो दोनों सियासी रहनुमाओं का क्लेम आपके सामने आया मौजूदा नंबर्स के साथ, आपको लगता है कि बगैर इत्यादियों के चाहे वो इंडिपेंडेंट्स हो या नून लीग हो हुकूमत बना सकेंगे? मैं उस पर आ रहा हूँ, उसकी तरफ आ रहा हूँ। अब ये जो इस सूरत हाल के बाद जो अगला मरहला है वो ये है कि इस वक्त भी इस जो रिज़ल्ट टीवी शो कर रहे हैं और सुबह 10 बजे के बाद से वही रिज़ल्ट शो हो रहे हैं
कोई नया रिज़ल्ट नहीं आया, यानी 100 आज़ाद हैं और 73 जो हैं वो मुस्लिम लीग नून है इस वक्त के जो सामने हैं। अफनान साहब के पास ज़ाहिर है और इंफॉर्मेशन होगी और भी रिज़ल्ट उनके पास होंगे, लेकिन हम तो जो टीवी चैनल सारे के सारे देख रहे हैं वो ये रिज़ल्ट हैं। अच्छा, मियाँ साहब ने जब तकरीर की है उस वक्त जो था सूरत हाल ये थी कि 63 सीटों का रिज़ल्ट आए थे, मुस्लिम लीग नून आगे थी, जीत चुकी थी, आगे थी, और 85 सीटें आज़ाद के पास थी। किस फार्मूले के तहत मुस्लिम लीग नून ये क्लेम कर रही है कि वो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो वही होगी जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी। तो इस वजह से एक इबहाम की कैफियत पैदा हो रही है। हमारे लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो रहा है कि ये हुकूमत साजी होगी कैसे। मैं मान लेता हूँ कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है 85 सीटें मुस्लिम लीग नून के पास है, दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी है। हम एक 16 माह का तजर्बा देख चुके हैं कि इन तमाम जमातों ने मिलकर एक हुकूमत बनाई, मखलूत हुकूमत बनाई, और मैं और आप कोई राय नहीं देते। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये कह चुके हैं कि मखलूत हुकूमत की वजह से महंगाई बढ़ गई, मखलूत हुकूमत की वजह से बेरोज़गारी बढ़ गई, मखलूत हुकूमत की वजह से डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा था, मखलूत हुकूमत की वजह से हम फैसले नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत के क़याम के लिए इलेक्शन हुए थे, अवाम से राय लेने के लिए इलेक्शन हुए थे, या सिर्फ एक नई हुकूमत साजी की मशक के लिए हुए थे? तो इन सवालात के जवाब इलेक्शन कमीशन को भी देनी चाहिए। लेकिन मियाँ साहब 3 बार। अच्छा इरशाद साहब, आपने बहुत अहम सवाल उठाए। हमारे साथ फैसल करीम कुंडी है पाकिस्तान एक बात मैं चाहूंगा आपके सवालात को फैसल करीम कुंडी। मैं सिर्फ और एक लफ्ज़, मियां नवाज शरीफ साहब सबसे तजर्बाकार सियासतदान हैं। उन्हें माजी के तजर्बे की रोशनी में एक मुदब्बिराना फैसला करना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। फैसल करीम कुंडी नाज़रीन हमारे साथ हैं। इरशाद साहब ने जो अहम सवालात उठाए मैं चाहूँगा कि फैसल करीम कुंडी के सामने रखूँ। फैसल, इरशाद साहब का सबसे बुनियादी सवाल कि एक बार फिर जब मखलूत हुकूमत के लिए आप सब इकट्ठे होकर बैठ रहे हैं, एक मुलाकात हो चुकी है, एक इतवार को होगी, 16 माह के तजुर्बे के नतीजे में आप दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, अब नया क्या करेंगे आप लोग? फैसल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि अभी तक तो तमाम रिजल्ट ऑफिशियल आए नहीं है, कितने इंडिपेंडेंट आए हैं, कौन सी पार्टी में जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, फिर रिजर्व सीटें भी आनी हैं, उसके बाद चीज़ें फाइनल होनी है। और मज़ाकरात, पॉलिटिकल लोग मज़ाकरात तो करते हैं, मज़ाकरात के बगैर तो इस चीज़ का हल नहीं होता। डायलॉग होते हैं। अब जो लोग पार्लियामेंट में आए हैं, जो पोलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट में हैं, उन्हीं के साथ डायलॉग। पार्लियामेंट के बाद तो डायलॉग्स नहीं हो सकते हैं। तो पार्लियामेंट में जो जमातें मौजूद हैं उनके साथ डायलॉग्स होंगे। कल शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब से उनकी मुलाकात हुई है और भी मुलाकातें होंगी। हम बैठेंगे, डायलॉग्स करेंगे, और उसमें जो है हाँ ठीक है, तो मैंने हुकूमत थी, उसमें मुश्किलात भी थी, सब कुछ भी थी, लेकिन आप इस वक्त आप इससे ऐसे जगह पे पहुंच गए हैं कि मखलूत हुकूमत ही बन रही है, और मखलूत हुकूमत में 3 जो है वो पार्टियां हैं, उनमें से 2 पार्टियां शामिल होंगी एक दूसरे के साथ, तो मखलूत हुकूमत बनाएंगी। बिल्कुल, अब इसका फैसला करना है। फैसल, एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। आपने कहा जो लोग पार्लियामान में आए हैं, सियासी लोग हैं, उन्हीं से बात होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने चूंकि आपको दावत भी दी है, इसलिए आपकी बातचीत भी हो रही है। उमर अयूब हमारे साथ हैं और अली जफर साहब भी ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात हो सकती है, और आप भी काफी मरतबा ये इशारे दे चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत हो सकती है। तो उमर भी हमारे साथ हैं। क्या आसिफ अली जरदारी साहब, वैसे ही कहा जाता है मफाहिमत के बादशाह, क्या वो बैरिस्टर गौर को भी मुलाकात की दावत देंगे? देखिए, पीटीआई के अगर मेंबर्स देखें, अगर आए हुए हैं और वो अगर बैठना चाहते हैं डायलॉग्स पे, तो हमें कोई इतराज नहीं डायलॉग्स करने का। हम तो कहते हैं जो लोग पार्लियामेंट में मौजूद हैं, जो जमाते हैं, उनके साथ डायलॉग्स हो सकती हैं। हर पार्टी, देखिए माजी में भी अगर आप देखें, जब संजरानी साहब चेयरमैन बन रहे थे तो इन्हीं के नॉमिनी थे, और सलीम मांडीवाला हमारे नॉमिनी थे, और हमने जो है डिप्टी चेयरमैन बनाया। उसके बाद भी ऐसी चीजें आई जब इन्होंने TMLN के दौर में धरना दिया तो इनको पार्लियामेंट हम वापस ले गए थे। पॉलिटिकल लोग हैं, सियासत में हम इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल तकरीरें भी करते हैं, चीजें होती हैं, क्योंकि सियासत को हिस्सा होता है। तो पार्लियामेंट के अंदर जो जमाती मौजूद हैं हमारे, हम कहते हैं कि हम हर किसी के साथ फ्लेक्सिबल हैं, हमारे हर किसी के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं। फैसल, हमारे साथ ही रहिएगा। एक और भी अहम सवाल आपसे आगे पूछना है। उमर अयूब, आपकी तरफ आऊंगा। फैसल ने कहा है कि बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
क्या सियासी लोगों से बातचीत करने का अब ऑप्शन रखती है, या अभी तक मामलात वहीं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर हैं? देखिए जी, दो चीज़ें आप जहन में रखें। सबसे पहले तो ये बात करते हैं ना कि किसके पास कितने मेंबर्स हैं। बहसियत मैं इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइजर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पहली बात ये है, और मैंने कल ट्वीट भी की थी कि हमारे जितने साथी हैं जो आज़ाद भी आए हैं उनको अपनी पार्टी डिसिप्लिन वो ओबे करेंगे और कर रहे हैं, क्योंकि वोट जो है उन्होंने इमरान खान के नाम पे लिया है। पॉइंट नंबर 1। और जो ये क्लेम करते हैं कि जी हमारे साथ इतने आज़ाद हैं, नहीं, हमारा कोई साथी कहीं पे नहीं जाएगा। नंबर 1, जिन्होंने कोशिश की है उन्होंने देख लिया उनके साथ अवाम ने क्या किया, पिटा के उनको घर बिठाया। लेकिन उमर मेरे सवाल पे अगर आए, आपके बिल्कुल इंटैक्ट होंगे लोग और इंटैक्ट रहने चाहिए, ये आपका हक है, लेकिन जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है मैं उस पे आता हूँ। नंबर 2 बात यह कि मुस्लिम लीग नून की गाड़ी तो 40 सीटों पे आके वहां पे उनका बॉनेट खोल गया है, इंजन सीज हो गया है। 3-4 मिस्त्री उन्होंने जहां से भी मर्जी आए हैं उन्होंने इंजन खोल के देखा, उन्होंने कहा जी रिंग पिस्टन खत्म, ये गाड़ी आगे नहीं जा सकती है। अभी उसको गदा गाड़ी लगा के वो टो करते हैं या ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ टो करते हैं, ये गाड़ी अभी आगे नहीं जाएगी। लिहाजा बनेगी हुकूमत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनेगी, प्योर एंड सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन। और 50 सीटों के साथ अगर बिलावल मौजूद है तो उनके बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, ये अभी पार्लियामेंट में हम लोग जाएंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे। अभी तक तो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं और हमें पता है हमारी एक एक चीज कैलकुलेशन पे की है। जिस तरह मैंने पहले कहा है, जितने सियासी पंडित थे जितने थे उन्होंने हमें राइट ऑफ किया हुआ था, उन्होंने कहा जी आ ही नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह धड़ल्ले के साथ आए हैं। इमरान खान साहब को लोगों ने भारी अक्सरियत दी है, उसके नाम पे हमारी वोटें आई हैं अल्लाह की मदद के साथ, और हम लोग प्रूव करेंगे कि हुकूमत कैसे बनती है, फिर हम लोग प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप कह रहे हैं नेशनल असेंबली में जाने के बाद आपकी बातचीत के ऑप्शंस खुले हैं। नून लीग की जो गाड़ी का आपने जिक्र किया उसको इफनान बाद में रिस्पॉन्ड करेंगे। पीपल्स पार्टी के मुतालिक आप जरा मोहतात रहे, अली जफर साहब इशारे दे चुके हैं, तो कोई सॉफ्ट कॉर्नर है क्या पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए जी, सियासत में जो होता है आपके हार्ड कॉर्नर्स भी होते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर्स भी होते हैं। पहले मौका तो आने देना, पहले हम लोग ये सारी इन चीज़ों से जो हमारे साथ नाजायज़ हो रही है हमारे लोगों के साथ, कि जिसका आपने इशारा किया है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स वो झुरलू फेरने की कोशिश कर रहे हैं, एक ना होनी वाली बात करें, उसको तो हम लोग जरा बराबर करें ना। अच्छा, आप कह रहे हैं फेज 1 के बाद फेज 2 पे आप अपना सॉफ्ट कॉर्नर शो करेंगे। फैसल एक और फेज 2 हम लोग देखेंगे और उसके बाद बातचीत होगी। उसके बाद बातचीत होगी, ठीक हो गया। फेज 2 में आप बाद में बातचीत का फैसला करेंगे। फेज 1 में आप अपनी कानूनी बैटल लड़ना चाहते हैं। इफनान, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे जो उन्होंने आपके बारे में कहा है, आपकी जमात के बारे में कहा है? वो कह रहे हैं 40+ से ज्यादा पर आप नहीं हैं। देखिए, ये कोई एमको की जन्नत में अगर रहना चाहे तो उसको उधर से निकाला तो नहीं जा सकता ना। अब ये भी हमारी पार्टी छोड़ के गए थे सर, थोड़ा सा अगर अच्छा सियासी जुमला इस्तेमाल कर लेते तो बेहतर था इमरान साहब। नहीं तो इन्होंने हमारी गाड़ी अगर पंक्चर कर दी है, नहीं हमारी गाड़ी अगर पंक्चर कर दी है, इमरान साहब कुछ ऐसी गुफ्तगू करें जिसमें बदमज़गी। आप अभी आराम से बैठे ना 2 मिनट, अभी आप 2 मिनट आराम से बैठ जाए ना, मुझे बात करने दे। मैंने आपकी बारी नहीं बोला। इफनान प्लीज, आप मेरी बात सुनिए। थोड़ा सा अगर पॉलिटिकल गुफ्तगू करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो पॉलिटिकल गुफ्तगू ही कर रहा हूं ना, हमारी पार्टी छोड़ के गए थे। ये गलत कह रहा हूं मैं, अगर मुझे बता दें आप। और जब ये हमारी सारी पार्टी से लोगों को निकाल के पीटीआई में जमा कर रहे थे, उस वक्त किसी को कोई ख्याल नहीं था। आज जो है इनको हो रहा है कि हमारे इंडिपेंडेंट को कोई ना छेड़े। इनके बहुत सारे लोग हमारे कांटेक्ट में हैं। ये 60 वोटों से सीटों से ऊपर नहीं है कहीं पे, 60 से 65 से ज्यादा इनकी गेम नहीं है। और ये जो है ये बहुत सारे जो इनके आसपास घूम रहे हैं, इनके साथ होंगे ही नहीं, आप देखिएगा अभी कुछ आने वाले दिनों में। तो जहां तक बात है फॉर्म 45 वाली, तो फॉर्म 45 वाला सारा इशू तो 2018 में जो हमारे साथ हुआ था, वो ये सारा इन्हीं का कारनामा था ना। ये आज इनको फॉर्म 45 जो है याद आ गया है कि ये फॉर्म 45 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो 18 में इस तरह ये लोग जीते थे, ये सारा इन्होंने इसी तरह ही मैनिपुलेशन की थी। तो मैं ये समझता हूं कि अगर कहीं पे किसी भी किस्म का कोई किसी का हुआ है तो वो कोर्ट में चला जाएगा और जाके वहां पे जो है जो भी मामला होगा उसको वो चला लेगा। हम इंशाल्लाह ना सिर्फ गवर्नमेंट बनाएंगे, हमने इनकी विफाक में हुकूमत खत्म की पीटीआई की, सही इनकी पंजाब में खत्म करी, ना अब इनकी पंजाब में होगी,
ना विफाक में होगी ना बलूचिस्तान में होगी। ये दोबारा से 2013 सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान के हवाले से अफनान आप बार बार क्लेम कर रहे हैं, फैसल करीम कुंडी मेरे पास हैं, जो नंबर्स हैं मेरे पास उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही है और मेरी मालूमात के मुताबिक आसिफ अली जरदारी साहब ये बात बता चुके हैं। कुंडी साहब, बलूचिस्तान में क्या करने जा रहे हैं आप? PMLN को दे रहे हैं या खुद क्लेम करेंगे? देखें शायद भाई, देखें वफाक में भी और बलूचिस्तान में भी अगर आप देखें हमारे बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। हमारी बलूचिस्तान में लीडिंग पार्टी हम हैं और हम बाकी जमातों के साथ भी और इंडिपेंडेंट के साथ भी बातचीत करके बलूचिस्तान में इंशाल्लाह हुकूमत बनाएंगे। और मरकज में भी उमर अयूब साहब ने बताया सेकंड, हम भी सेकंड उसके इंतजार में हैं। जब फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे, सरकारी रिजल्ट आ जाएंगे और उसके बाद जब पता चलेगा, और देखें इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट हर कोई क्लेम कर सकता है। अगर वो इंडिपेंडेंट इनके पास जितने भी हैं अगर सारे चले जाते हैं हम इन तक वो करेंगे, अगर वो कहीं और जाते हैं जिस जमात में भी जाते हैं और उसके बाद जो इनके पास होंगे फिर नंबर गेम पे बातचीत होगी। बिल्कुल, एक मिनट फैसल, मैंने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आके दोबारा आप तमाम लोगों से गुफ्तगू करूंगा। कोशिश करेंगे कि हैदर अब्बास रिजवी भी हमें ज्वाइन करें। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। इंतखाबात के बाद कहीं पर तहफ़्फ़ुज़ात, कहीं पर खदशात, कहीं पर सियासी जोड़ तोड़ सिलसिला अपनी जगह पे जारी है। आज इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, MQM का वफ्द कराची से लाहौर के लिए रवाना हो गया। माजी में हम ये देखते रहे कि MQM 90 पर और MQM कराची में बैठी हुई होती थी और लोगों को वहाँ जाना पड़ता था। लेकिन इस बार 2024 के जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं वो MQM के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका है। 2018 में जो कुछ उनके रिजल्ट के साथ हुआ उस पर वो हमेशा कंप्लेन करते रहे, लोकल बॉडीज़ का उन्होंने बाइकआउट किया, बहुत सी चीज़ों पर हुकूमती इत्तेहादों में आए गए। लेकिन एक चीज़ तय थी कि PTI की हुकूमत बनने में और तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी में और PDM की हुकूमत बनने में भी उनका एक अहम रोल था। और बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि MQM इस इलेक्शन में भी स्ट्रगल करेगी। लेकिन 22 कराची की अगर हम नशस्तें देखते हैं, 17 नशस्तें अभी तक के अदाद शुमार के मुताबिक MQM जीतने में कामयाब हुई। हैदर अब्बास रिजवी हमारे साथ हैं। हैदर भाई, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये सरप्राइज था आप लोगों के लिए या आप लोगों ने अपनी पोजीशन रीगेन की है? क्या किया ऐसा इन 16 महीनों की हुकूमत में? नून लीग को मुश्किलात, पीपल्स पार्टी सिंध में ठीक रही, पंजाब में कोई बड़ा चैलेंज अबूर नहीं कर सकी, MQM ने कराची में 22 में से 17 नशस्तें। देखिए, जहां तक अपनी पोजीशन को रीगेन करने का ताल्लुक है तो हमने अपनी पोजीशन को वापस हासिल किया। ये नशिस्तें 2018 में भी हमारी थी और हम इनको पहले भी जीत रहे थे, मगर जिस तरीके से सूरत हाल रवा रखी गई थी उसमें जाहिर है कि जो एतराजात थे वो हमने खुले बंदों सबके सामने 2018 में किए हैं। फैसल, इस वक्त आपकी तरफ आऊंगा। हैदर अब्बास रिजवी से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि हैदर अब्बास रिजवी और MQM ये तासुर दे रही है कि वो PMLN के साथ कंफर्टेबल होंगे क्योंकि पीपल्स पार्टी से उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं। तो अगर PDM की दोबारा हुकूमत बनती है तो कैसे एडजस्ट करेंगे फैसल आप लोग पीपल्स MQM को सिंध में? देखें, अगर हुकूमत तो अभी तो मैंने पहले ही कहा है कि नंबर गेम जब कंप्लीट होगी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठेंगे, उसके बाद डिसीजन होगा कि किसको कैसे। अब अगर आप हमें पहले नहीं कहें कि हमने कैसे एडजस्ट करना है कैसे नहीं करना, वो तो कबल वक्त है। फैसल, एक सादा सा और सीधा सा सवाल कि अगर नंबर गेम के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यह लगता है कि वो इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा नहीं हो सकती तो क्या बिलावल अपोजिशन लीडर बनना पसंद करेंगे मरकज में? क्यों नहीं, हम तो देखें, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, हम तो जो है ना अपोजिशन लीडर बनना क्यों नहीं पसंद करेंगे। हम अपोजिशन में जाएंगे तो हम अपोजिशन में जाएंगे, हुकूमत में जाएंगे तो हुकूमत में जाएंगे। तो हमारा इस वक्त हमारी CC ने जो फैसला किया था वो ये था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं और उसके बाद अब CC ने फैसला करना है कि हमने क्या करना है। तो ये हमारे लिए हुकूमतें और अपोजिशन में बैठना कोई नई बात नहीं। हम हुकूमतों में भी हमने किया और हम अपोजिशन में बैठे। तो जैसे मैंने कहा है कि जैसे ही नंबर गेम्स होती हैं PTI का फैसला होता है कि अगर ये क्लेम करते हैं फॉर एग्जांपल कि हमारे जितने भी, अब इस पे डिबेट करना मैं समझता हूँ कि हर कोई डिबेट करेगा, इनके जितने नंबर्स भी आते हैं, आजाद कितने बैठते हैं, कौन किसके पास जाता है, जब फिगर आ जाएगी तो उसके बाद बेहतर फैसला हो सकेगा। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कौमी में कोई हुकूमत नहीं बना सकते। तो एक मतलब है कि
एक बात का वो है, बिल्कुल एक फैसला। दो सूबों में आपके पास जिसे कहते हैं लीड मौजूद है, अगर दो सूबों में आपकी हुकूमत बनती है तो फिर आप मरकज की दौड़ और अपोजिशन में भी हो सकते हैं। मैं फैसल साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। मरकज में मैं समझता हूँ कि हमारे बगैर कोई पार्टी भी शायद हुकूमत बनाने की कोशिश है। ठीक, उमर अयूब साहब 1.5 से 2 मिनट में ब्रीफली, फैसल समझते हैं कि कोई भी इस पोजीशन में नहीं है कि जरदारी साहब के ट्रंप कार्ड के बगैर हुकूमत बनाए। आप कह रहे हैं कि हम क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जो भी है वो कानूनी फैसले के बाद ही मुमकिन है। कानूनी फैसले के बाद अगर आपका नंबर 100 से ऊपर नहीं जाता तो उमर कैसे करेंगे मैनेज? हम लोग प्रूफ करके, मैं जिस तरह बता रहा हूं, हमें तो सारों ने डिस्कार्ड किया हुआ था ना, हमने प्रूफ किया है। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको यह भी बताता चलूं कि हमारे बगैर कोई और हुकूमत होगी ही नहीं। सही, प्योर एंड सिंपल मैथमेटिक्स है। नून वाले क्लेम करते हैं। बिल्कुल ठीक। शाह साहब, तमाम लोगों की गुफ्तगू को आपने सुना, अभी तक कोई भी जमात जिसे कहते हैं वो इस में नजर नहीं आती। फैसल करीम कुंडी और उमर अयूब दो बातें कर रहे हैं जो मुझे नजर आ रहा है कि नंबर गेम कंक्लूड होगा, इंडिपेंडेंस का फैसला हो जाएगा, उसके बाद रन ऑफ इस्लामाबाद या खित्ता पोटोहार की जंग शुरू होगी। इरशाद साहब, आपको क्या लगता है? शाह साहब, मैं जो कुछ मैंने इलेक्शन डे पे देखा, जो इधर से हमें इधर उधर से इतलात सारी मिल चुकी हैं तमाम अजला से, तो पूरे मुल्क से अवाम के यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है और अवाम ने कोई हंग पार्लियामेंट के लिए वोट नहीं दिया। अब ये फैसला साजों का फ़र्ज़ बनता है कि वो अवामी मैंडेट की रिस्पेक्ट करें और सियासी जमातें भी उस मैंडेट को तस्लीम करें, रिस्पेक्ट करें। मेरी तो सबसे यही गुजारिश होगी, खासतौर पर नवाज शरीफ साहब। उमर अयूब साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। इरशाद साहब जी, मैं सिर्फ जो इरशाद साहब ने बात की वो मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। देखिए, अवाम का वोट बिल्कुल क्लियर था। 3 करोड़ वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा है, नंबर 1। और दूसरी चीज ये है कि लेकिन उमर साहब एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी आता है कि जहां एस्टैब्लिशमेंट को रियलाइजेशन की जरूरत है, आप अदलिया पे भी कह सकते हैं, दानिश्वरों पे भी कह सकते हैं, एक रियलाइजेशन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जरूरत है। क्या उमर अयूब साहब वो है? किस चीज के बारे में? हम तो अवाम का मैंडेट लेके आए हैं। सर क्या है, हमने तो बिल्कुल अवाम का मैंडेट लेकर आए, लेकिन एक बैकलॉग तो है। बैकलॉग हमारा कोई नहीं है। हम लोगों ने असेंबली से रिजाइन किया, हमारे खिलाफ इलीगल एक मूव चली थी, आपको मालूम है। जनरल बाजवा साहब उसमें इन्वॉल्व थे, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उन्होंने खुद माना, और उसके बाद वो इलीगल मूव थी। और उसके बाद जनाब देखिए, ये एक सीरियस एलिगेशन है। आप कह रहे हैं वो इन्वॉल्व थे, वो इस वक्त प्रोग्राम में नहीं है। मैं चाहूंगा कि जो वो उन्होंने खुद कहा है, ख्वाजा आसिफ ने कहा है, ये मेरी ज़बानी तो नहीं, ये तो ख्वाजा आसिफ ने कहा है, कई मौकों पर कहा है। अब इरशाद साहब की आपकी ज़बानी नहीं है। इरशाद साहब, आपके जहन से कोई ऐसी चीज गुजरती है जो उमर अयूब साहब क्लेम कर रहे हैं? ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि वो 1 साल के बाद हमें बुला के उन्होंने कहा था कि हम तंग आ गए हैं और आप लोग मिल के उमर अयूब साहब हमसे बात कर रहे थे और उमर अयूब साहब ने जो चीज़ हमारे सामने रखी, ये तमाम चीज़ें अब भी वहीं पर हैं। इस वक्त भी जो नताइज आए उस नताइज के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो अब भी सियासी जमातें जिसे कहते हैं वो रन ऑफ इस्लामाबाद के लिए अपने अपने तरीके से अपनी अपनी कोशिशें ज़रूर कर रही हैं, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है पॉलिटिकल सर्टेनिटी। और पॉलिटिकल सर्टेनिटी के लिए पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी सियासी क़यादत को, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, सबको दिखानी होगी। इरशाद आरिफ साहब का, उमर अयूब साहब का और तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें ज्वाइन किया। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।